नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे देश में, समाज में ये जो सुरक्षा और शांति का माहौल है, ये बना कैसे रहता है? देखिए, इसका जवाब कानूनों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह में छिपा है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कहते हैं। तो आज हम इसी संहिता के अंदर उन अपराधों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका असर सीधा देश पर और हम सब पर पड़ता है। अब ये विषय थोड़ा बड़ा है, तो इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले राष्ट्र के खिलाफ होने वाले अपराध, फिर चुनावों की सुरक्षा, समाज में शांति, सरकारी अधिकारियों के अपराध और आखिर में उनके अधिकार का सम्मान। चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीएनएस के सबसे गंभीर अपराधों से। ये वो काम है जो सिर्फ कोई छोटा मोटा कानून नहीं तोड़ते, बल्कि ये तो सीधे सीधे भारत की एकता, उसकी सुरक्षा और उसके वजूद पर ही हमला करते हैं। अच्छा, जब हम सुनते हैं भारत के विरुद्ध युद्ध, तो दिमाग में क्या आता है? बॉर्डर पर लड़ाई, है ना? लेकिन बीएनएस के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है। देश के अंदर भी अगर कोई संगठित होकर हथियारों के दम पर सरकार को गिराने की कोशिश करे, तो उसे भी युद्ध ही माना जाएगा। ये एक तरह का आंतरिक विद्रोह है जो देश को खतरे में डाल सकता है। और इसको समझने के लिए संसद हमले से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। कोर्ट ने उस मामले में साफ कहा था कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। इसलिए उस पर किया गया हमला पूरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर माना गया। इसी से इस कानून की गंभीरता का पता चलता है। अब बात करते हैं आतंकवाद की। बीएनएसए में आतंकवाद को बहुत ही व्यापक तरीके से देखा गया है। ये सिर्फ बम फोड़ना या हिंसा करना नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद देश की एकता को तोड़ना हो, लोगों में डर फैलाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना हो, वो सब आतंकवाद के दायरे में आता है। मतलब इरादा देश को कमजोर करना है। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ उसकी सीमाओं पर तैनात फौज से नहीं होती। देश की असली ताकत तो उसके लोकतंत्र में होती है, और लोकतंत्र की नींव है निष्पक्ष चुनाव। तो अब हम ये देखेंगे कि बीएनएस हमारे चुनावी सिस्टम को करप्शन और दबाव से बचाने के लिए क्या करता है। चुनावी अपराध मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तो है रिश्वतखोरी, जो बिल्कुल सीधा है, वोट के बदले पैसे या कोई तोहफा देना। लेकिन दूसरा है अनुचित प्रभाव, जो थोड़ा घुमावदार है, जैसे किसी को डराना, धमकाना या धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करना। बीएनएस इन दोनों को ही अपराध मानता है, क्योंकि आखिर में ये दोनों ही एक वोटर की आज़ाद सोच को खत्म कर देते हैं। एक व्यक्ति एक वोट, यही तो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लेकिन प्रतिरूपण, या जिसे हम आम भाषा में फर्जी वोटिंग कहते हैं, वो इसी मंत्र पर सीधा हमला है। चाहे कोई किसी और के नाम पर वोट दे या एक से ज्यादा बार दे, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया के साथ धोखा है, और बीएनएस इसी धोखे को रोकने का काम करता है। अच्छा, तो हमने देश की सुरक्षा और चुनावों की बात कर ली। अब थोड़ा और जमीन पर आते हैं, मतलब उन कानूनों पर जो हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में रोजमर्रा की शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। ये वो अपराध हैं जिनका असर सीधा हम पर पड़ता है। क्या सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना भी कोई जुर्म हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर बीएनएस कहता है हाँ, हो सकता है, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गलत मकसद से जमा हुए हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मकसद। भले ही उन्होंने अभी तक कुछ किया ना हो, लेकिन अगर उनका इरादा ही कानून तोड़ने का है, तो बस उनका वहां इकट्ठा होना ही विधि विरुद्ध जमाव बन जाता है। तो फिर विधि विरुद्ध जमाव और बलवा, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत ही सीधा सा फर्क है, इरादे और एक्शन का। जब वो 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह अपने गलत इरादे को पूरा करने के लिए हिंसा पर उतर आता है, मान लीजिए पत्थर फेंकने लगता है या आग लगा देता है, तो वही विधि विरुद्ध जमाव अब बलवा बन जाता है, और ये एक बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। जिन लोगों के हाथ में कानून को लागू करने की ताकत होती है, उनसे उम्मीद भी ज्यादा होती है। ये सेक्शन उन हालात के बारे में है जब सरकारी अधिकारी या लोक सेवक अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और जनता का भरोसा तोड़ते हैं। तो एक लोक सेवक किस किस तरह से अपराध कर सकता है? मोटे तौर पर हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जानबूझकर कानून को ना मानना। दूसरा, रिश्वत लेना, जो भ्रष्टाचार का सबसे आम रूप है। और तीसरा, किसी को गुमराह करने के लिए सरकारी कागजात में हेरफेर करना।
ये तीनों ही काम उस भरोसे को तोड़ते हैं जिस पर हमारा पूरा सिस्टम चलता है। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण सोचिए। एक पुलिस ऑफिसर किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर देता है। अब ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, ये तो न्याय के पूरे सिस्टम पर एक हमला है। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने वालों को बचाने लगे तो पर आम आदमी का भरोसा कैसे बचेगा? अभी हमने देखा कि जब लोक सेवक कानून तोड़ते हैं तो क्या होता है, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तब क्या होता है जब आम नागरिक कानून का पालन करा रहे सरकारी कर्मचारियों के काम में ही अड़चन डालने लगते हैं? बीएनएस इसे भी एक गंभीर अपराध मानता है। यहाँ कानून दो बातों में फर्क करता है, अवज्ञा और बाधा। मान लीजिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाया है, आप उसे तोड़कर निकल जाते हैं, यह है अवज्ञा। लेकिन अगर आप उस पुलिस वाले को ही काम करने से रोकते हैं, उसे धक्का देते हैं, तो ये बाधा है। और बाधा डालना एक ज्यादा गंभीर अपराध है, क्योंकि इसमें आप सीधे सीधे एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, कोई नकली पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां रोकता है और पैसे वसूलता है। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये असल में सरकारी संस्थानों पर जो हमारा भरोसा है उसे तोड़ता है, और इसीलिए बीएनएस इसे बहुत ही गंभीरता से लेता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने बीएनएस के तहत लोक व्यवस्था के 5 जरूरी स्तंभ देखे: राष्ट्र की सुरक्षा, निष्पक्ष चुनाव, समाज में शांति, लोक सेवकों की जवाबदेही और आखिर में सरकारी अधिकार का सम्मान। ये सब मिलकर ही एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज बनाते हैं। अब परीक्षा के लिए इन 5 श्रेणियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। शब्द है सर्पो। एस से स्टेट, ई से इलेक्शंस, आर से राइटिंग, पी से पब्लिक सर्वेंट्स और ओ से ऑब्स्ट्रक्शन। ये छोटा सा शब्द परीक्षा में जवाब लिखते समय स्ट्रक्चर बनाने में बहुत काम आएगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए: विधि विरुद्ध जमाओ जो सिर्फ एक इरादा है, और बलवा जो एक एक्शन है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो हमें क्रिमिनल लॉ के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर कि कानून सिर्फ हमारे किए गए कामों को नहीं, बल्कि हमारे इरादों को भी कितनी गहराई से देखता है। और यही सोच पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव है।